हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 हिंदी व्याकरण का 8 टॉपिक सिर्फ एक वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, 8 टॉपिक सिर्फ एक वीडियो में पढ़ाऊंगा और अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका 21 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका 21 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर आपको भी हिंदी का पेपर देना है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल यही करोगे, क्योंकि आज का ये वीडियो हिंदी व्याकरण के लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो हिंदी व्याकरण आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आपको हिंदी व्याकरण में कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। संधि हो या फिर आपका प्रत्यय हो, उपसर्ग हो या आप लोगों का जैसे संस्कृत में अनुवाद हो, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपके जितने भी महत्वपूर्ण उपसर्ग है, जितना मैं आपको उपसर्ग बताऊंगा सिर्फ उतना आप लोग याद कर लेना और इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, जितना मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा जितने भी आपके महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो आपके महत्वपूर्ण उपसर्ग देख लो, मैं एक एक को बता रहा हूं। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण उपसर्ग। तो पहला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट उपसर्ग आता है अनु। अनु का आप लोगों देखो उपसर्ग को आगे जोड़ना होता है। ठीक है, तो अनु से आप क्या बना सकते हो? अनु से आप लोग बना सकते हो अनुशासन। देखो आगे मैंने अनु जोड़ दिया ना, अब अनुशासन। ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकले बस आप लोग बना दो। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता, देखो उपसर्ग का मतलब होता है कि आगे अनु मैंने जोड़ दिया, अब मैंने अनु से अनुशासन बना दिया। ठीक है, और अनु से आप लोग क्या बना सकते हो? अनुकरण बना सकते हो। ठीक है, अनुकरण ध्यान रखना, क्योंकि देखो इन सब का अर्थ है अनुकरण। ठीक है, और अनु से बना सकते हो अनुसार। तो ये जितना मैं आपको बता रहा हूं उपसर्ग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखना, जितना मैं आपको टॉपिक बताऊंगा वो सारा समझ कर जाना। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारा है अप। अप का आप लोग क्या लिख सकते हो? अपने मन से बहुत सारी चीजें बना सकते हो। जैसे अप आगे लिखो, और अप से आप लिख सकते हो अपमान। ठीक है, किसी का अपमान करना तो अप से अपमान बना सकते हो। ठीक है, और क्या बना सकते हो? अपकार बना सकते हो। और आप लोग बताओ, आप लोगों को तो पता ही होगा, अपशब्द बना सकते हो। कहते हैं अपशब्द मत बोलो, तो अपशब्द भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कितना आसान है, कोई इसमें आप लोगों को हार्ड लग रहा है? कुछ हार्ड नहीं लग रहा होगा। तीसरा हमारा अभी, और जितना मैं आपको बता रहा हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको नोट भी कर लेना। अभी, अभी का आप लोग लिख सकते हो अभिलाषा। क्या लिख सकते हो? अभिलाषा। ठीक है, देखो आपको आगे अभी जोड़ना है और आप लोग फिर चाहे जो बना दो। ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे अभी से आप लिख सकते हो अभिमान, और अभी से क्या लिख सकते हो? अभिलाषा भी लिख सकते हो, अभिमान भी लिख सकते हो, और अभिनव भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अभिनव। ठीक है, अभिनव भी लिख सकते हो। तो कोई दिक्कत है? कोई आप लोगों को दिक्कत लग रहा है इसमें? बहुत ज्यादा आसान है ना। ये आपका 3 मार्क्स का आता है। यहां आपका चौथा है सु। सु से आप लिख सकते हो सुंदर, लिख सकते हो या नहीं? सुंदर। ठीक है, एंड आप लोग सुमार्ग, सुमार्ग भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड आप लोग लिख सकते हो सुगम भी लिख सकते हो, सुगम। एंड सुधार, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने बताया है, आप लोगों के मन में जो आए, जिसका कोई अर्थ निकले आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अगला देखो, पांचवा हमारे पास है परि। क्या है? परि। परि का आप लोग क्या लिख सकते हो? परि का लिख सकते हो परिवार। क्या लिख सकते हो? परिवार। ठीक है, परिवार तो बहुत ज्यादा आसान है। और क्या लिखोगे? परिणाम। जैसे कहते हैं नहीं कि क्या परिणाम निकला, तो परिणाम। और अगला परिवर्तन लिख सकते हो, परिवर्तन। तो मैंने आप लोगों को बताया 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उपसर्ग जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और ये जो मैंने बताया है ये आपके बुक या फिर कुछ भी उठा लो, इससे ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो ये 5 आप लोग याद रखना, और आपका ये बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है, तो आप लोगों का 3 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का सबसे पहले मैंने आप लोगों को उपसर्ग बता दिया। ठीक है, अब इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है, नोट बना लो, याद करो। ठीक है, और वैसे भी आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हो। अगला देखो, अगला हमारा आता है प्रत्यय। प्रत्यय जितने भी महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं उनको देखने वाले हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में
2 मार्क्स का आता है, ठीक है। 2 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। देखो मैं पूरा आप लोगों को सब कुछ कराने वाला हूं, ठीक है। तो 2 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। तो पहला हमारा कौन सा है? पहला है आई, ठीक है। पहला हमारा प्रत्यय कौन सा है? आई। तो आई से आप लोग क्या लिख सकते हो? अपने मन में लाओ। देखो प्रत्यय का मतलब है पीछे जोड़ना, तो पीछे अब आपको आई जोड़ना है। तो आई से जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, जैसे मैंने लिखा चतुराई, ठीक है। क्या लिखा? चतुराई। तो चतुराई में देखो लास्ट में आई है ना, बड़ा आ और बड़ी ई, आई। तो लास्ट में आप लोगों का प्रत्यय लास्ट में जुड़ना चाहिए, ठीक है, आई। अब जैसे लिख सकते हैं मोटाई, मोटाई में भी आपका बड़ा आ और बड़ी आई है, ठीक है। एंड और क्या लिख सकते हैं? बहुत सारा, लंबाई, मोटाई, चढ़ाई, हसाई, लिखाई, तो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं 3 आप लोगों को बता देता हूं, लिखाई, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा है पन। पन में तो आप लोग बहुत सारा लिख सकते हो। पन में जैसे आप लोग क्या लिख सकते हो? याद है कुछ? जैसे आपका बचपन है, बचपन, लास्ट में पन आया ना, तो ये हमारा बचपन आपका हो गया, ठीक है। ये आपका प्रत्यय है, ठीक है। बचपन में लास्ट में पन आ गया। अब जैसे लड़कपन में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? लड़कपन है, ठीक है, लड़कपन लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? जल्दी से आप लोग बताओ, आप लोगों को तो पता ही होगा, पागलपन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन अभी हमारे आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हार्ड टॉपिक भी है हिंदी व्याकरण के। अगला है त्वा। त्वा में आप लोग क्या लिख सकते हो? त्वा, त्वा में आप लोग लिख सकते हो जैसे आपका लघुत्व, महत्व, महत्व लिख सकते हो ना, महत्व। एंड और क्या लिख सकते हो? और हम लोग लिख सकते हैं प्रभुत्व, और क्या लिख सकते हो? और आप लोग लिख सकते हो जैसे कवित्व, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा ना, ये आपका प्रत्यय है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिला के 5 नंबर का आएगा। तीसरा आपका चौथा है आवट। आवट में आपको लोग क्या लिख सकते हो? बड़ा आ वावटा, आवट। आवट में क्या लिख सकते हो? जल्दी से आप लोग सोचो, लास्ट में आपको आवट जोड़ना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं सजावट, क्या लिख सकते हैं? ठीक है, सजावट। एंड लिखावट लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? और बनावट लिख सकते हो। तो मतलब आसान बहुत है, थोड़ा सा आप लोगों को माइंड लगाना होगा, बनावट, ठीक है। अब हमारा 5वां आता है आइन। आइन में आप लोग क्या लिख सकते हो? बड़ा आ, छोटी ई और ना, आइन। आइन में आप लोग लिख सकते हो सेठाइन, जिसके लास्ट में आइन जोड़ा जाता है, ठीक है, सेठाइन। और क्या लिख सकते हो? और लिख सकते हो ललाइन, और आप लोग क्या लिख सकते हो? और लिख सकते हो पंडिताइन। बस 3 मैंने बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये मैंने आप लोगों को जितने भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक हिंदी व्याकरण का। स्टूडेंट, अब हमारा आता है समास, महत्वपूर्ण समास। देखो समास का मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा। देखो क्लास 10 में आपका ये 2 मार्क्स का समास आता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही समास आएगा, एक आपका द्विगु समास, एक आपका द्वंद्व समास। 2 समास से बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इन दोनों समास को आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा द्विगु समास है, कौन सा द्वंद्व समास है, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं है, लेकिन इसमें देखो द्विगु समास में आगे चौ मतलब 4, नौ मतलब 9, त्री मतलब 3, पंच मतलब 5 गिनती आ जाता है, और इसमें हमारा आ जाता है पाप और पुण्य। तो यहां आपका डैश लगा रहेगा, द्वंद्व समास के बीच में डैश जरूर लगा रहेगा, ठीक है। ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका डैश लगा रहेगा। अब जैसे हम लोग सबसे पहले 4 मोस्ट इंपोर्टेंट द्विगु समास को देखेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और फिर हम लोग द्वंद्व समास को 4 देखेंगे। अगर ये 8 तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बोर्ड एग्जाम में 100% इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अभी मैं आपको कह रहा हूं बच्चों, तैयार कर लो, और अगर आप अभी नहीं तैयार करोगे तो बोर्ड एग्जाम में जब यही आएगा तो कहोगे सर ने बताया था, अगर मैं तैयार कर लेता तो आसानी से लिख देता, ठीक है। तो अभी हमारा बात मानो, और जितना मैं आपको बता रहा हूं उन सबको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना।
तो चलो मैं आपको एक एक को समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे दीर्घ समास में। पहला है चौराहा। चौराहा में आप लोग कैसे लिखोगे? देखो समास तो आपका दीर्घ समास है, समास तो मैंने पहले बता दिया ऊपर। जैसे चौराहा है तो चौराहा का आप लोग सबसे पहले आप लोगों को इसका मतलब समास विग्रह करना है, ठीक है। तो चौराहा का आप लोग लिखना चार। चौराहा मतलब क्या होता है? चार रास्तों का समाहार होता है ना, तो चार रास्तों या राहों, चार राहों या फिर इनको आप रास्ता कह सकते हो। चार रास्तों का समाहार का समाहार। ब्रैकेट में आप लोग यहां लिख देना कौन सा समास है। वैसे मैंने ऊपर बता दिया है कि ये सारे आपको दीर्घ समास हैं, ठीक है। तो ये मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख देना ब्रैकेट में, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी ऊपर हेडिंग डाल दिया है। तो चार राहों या रास्तों का समाहार, ठीक है। अगला देखो दूसरा हमारा है नवरत्न। नवरत्न का क्या होगा? नवरत्न का आप लिख सकते हो नवरत्नों का समूह। नौ से नौ हो गया रत्नों का समूह, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। और रेड पेन का यूज बोर्ड एग्जाम में मत करना, ठीक है। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। अगला तीसरा है त्रिफला। त्रिफला का क्या लिख सकते हो? त्रिफला त्रि मतलब क्या होता है? तीन। फला का मतलब फलों, तीन फलों का समूह, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? तीन फलों का समूह, समझ में आ गया ना। तो काफी ज्यादा आसान है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके एक बार और समझ लो। पंचपात्र। पंच मतलब होता है पांच, पात्र मतलब होता है बर्तन या फिर पात्रों का समाहार, का समाहार, पांच पात्रों का समाहार। अब मैं आपको बता दूं कि ये सारे आपके कौन से हैं? दीर्घ समास हैं। वो तो मैंने आप लोगों को ऊपर लिखा दिया है, लेकिन यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं दीर्घ समास। तो ये मत भूलना, ठीक है। तो ये आप लोग लिख देना, जैसा मैंने बताया है बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही आएगा। अब आप लोगों के पंचपात्र पूछेगा तो पांच पात्रों का समाहार, त्रिफला तीन फलों का समूह, ठीक है। अब हमारा दीर्घ समास में जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको बता देते हैं, ठीक है। जैसे पहला है पाप डैश पुण्य। तो पाप डैश पुण्य का होगा पाप और पुण्य, केवल और बीच में लगा देना है, बस आपका हो गया। पाप और डैश को हटाकर और लगा देना, पाप और पुण्य। और समास कौन सा है? दीर्घ समास, नहीं सॉरी द्वंद्व समास, द्वंद्व समास है, ठीक है। अगला हमारा दूसरा है गांव और डैश शहर। गांव डैश शहर का होगा गांव और शहर। कितना आसान है, ठीक है। लग रहा होगा हलवा है बिल्कुल, बट जब इसको आप लोग अच्छे से याद करोगे, बार बार देखोगे, तो फिर आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला है तीसरा जल एंड डैश थल। तो जल और थल कर देना। जल और थल को क्या कहा जाता है? किसी को पता है? जल और थल दोनों को मिलाकर हम लोग स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल कहते हैं, ठीक है। अगला देखो माता डैश पिता। तो माता डैश पिता को माता और पिता लिख सकते हो। माता और पिता। और ये सारे कौन से समास हैं? ये सारे आपके द्वंद्व समास हैं। ऊपर मैंने हेडिंग डाल दिया है, लेकिन आप लोगों को मैं सरल से सरल समझाना चाहता हूं, ठीक है। द्वंद्व समास है। तो ये आपके मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट समास थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई बताएगा भी नहीं पूरे यूट्यूब पर, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। इन सबको अच्छे से रिसर्च करके जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको लिख कर अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है, कि आप लोगों को हमेशा याद रहे। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना, 100% यही आएंगे। और यहां हमारा चौथा टॉपिक अब आता है। चौथा टॉपिक में हमारा जितने भी महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द हैं, ठीक है, तत्सम और तद्भव। तो सबसे पहले आप लोगों का तद्भव हेडिंग मैंने डाला है और इधर तत्सम डाल दिया है, ठीक है। और आपको तद्भव दिया रहेगा, तत्सम लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में। मैं चेक कर लेता हूं आप लोगों का तत्सम दिया रहता है ना, मतलब तद्भव दिया रहता है और आप लोगों को तत्सम लिखना रहता है। ये देखो निम्नलिखित के किन्हीं दो का तत्सम रूप लिखे, यानी कि तद्भव दिया रहेगा, तत्सम लिखना है। तो पहला हम लोग देखेंगे, पहला है रात। रात आपका एक मतलब जैसा बोला जाता है वो है, लेकिन इसका शुद्ध रूप होता है रात्रि। क्या होता है? रात्रि। तो रात को आप लोगों को रात्रि कहना है, ठीक है।
अगला दूसरा है दही। दही तो एक तद्भव शब्द है, लेकिन इसका शुद्ध रूप है दधी। क्या है? दधी। ठीक है, दही का शुद्ध रूप क्या होता है? दधी होता है। तीसरा है मौत। मौत तो वैसे सभी लोग कहते हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। ठीक है, तो ये सारा समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, सारा समझ के चलिए। अगला है दूध। दूध आपका तद्भव है, दुग्ध आपका तत्सम है। देखो आपको तद्भव दिया रहेगा, तत्सम लिखना है, जैसे दूध दिया रहेगा दुग्ध लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना, उल्टा मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा। अगला हमारा हाथ, 5वां नंबर हाथ। हाथ का हो जाएगा हस्त। हस्त आपका शुद्ध रूप है। फिर आपका है सांप। सांप का हो जाएगा सर्प। ठीक है, अगला हमारा है 7वां नंबर निर्गुण। निर्गुण का हो जाएगा निर्गुण। ठीक है, तो ये आपको मैंने 7 वेरी इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, महत्वपूर्ण तत्सम एवं तद्भव शब्द जो बोर्ड एग्जाम के लिए BIMP है, बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। हमारा 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। देखो क्लास 10 हिंदी व्याकरण के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं वो मैंने ले लिया है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो जितना आप लोगों को बता रहा हूं उतना याद कर लेना। ठीक है, नोट कर लेना, बार बार रिवीजन करना। देखो रिवीजन जितना ज्यादा करोगे स्टूडेंट, उतना ही ज्यादा आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, जैसे पहला है हमारा आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आसमान होता है, अंबर होता है और अंतरिक्ष होता है। क्या होता है? आसमान होता है, अंबर होता है और अंतरिक्ष होता है। दूसरा हमारा है कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कमल का पर्यायवाची शब्द होता है जलज, पंकज, सरोज। देखो ये तो नाम है पंकज और सरोज, ये तो याद ही रहेगा, किसी दोस्त के ऊपर ले लेना, लेकिन जलज याद रखना। देखो अगर जलद कर दोगे तो बादल का हो जाएगा, जलज याद रखना, लास्ट में जा है। ठीक है, एंड अगला हमारा तीसरा है जल। जल का पर्यायवाची शब्द होता है पेय, नीर, जीवन। पेय, नीर, जीवन मतलब पानी तो सभी जानते, पेय एंड पानी और जीवन, नीर भी होता है, तो इसलिए मेरे मन में आ गया। देखो पानी का या फिर जल का आपका पेय होता है, पानी होता है और जीवन होता है। देखो जल ही जीवन है, पानी और पेय। अगला है बादल। बादल का होता है मेघ, जलद, अंबुद। क्या होता है? मेघ, जलद, अंबुद। देखो जलद आपका बादल का होता है और जलज जो आपका होता है वो कमल का होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है केवल। अगला है हमारा 5वां जो है टॉपिक, 5वां मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पर्यायवाची, वो है सूरज। सूरज का होगा सूर्य, भानु, भास्कर। क्या होता है? सूर्य, भानु, भास्कर। सूरज का सूर्य होगा, भानु होगा, भास्कर होगा। एंड अगला है हाथी। 6वां है हाथी। हाथी का होगा दंती, हस्ती और गज। क्या होगा? दंती, हस्ती और गज। ठीक है, याद रहेगा ना, आसान मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग यार याद कर लेना। 7वां है पर्वत। पर्वत का होगा पहाड़, गिर और सैल। बस जितना मैंने आपको बता दिया, ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से 2-3 देखने को मिलेगा, आपको 2 ही लिखना है। क्या दिक्कत है? 2 रहेगा, 2 नंबर मिल जाएगा तुरंत। वैसे रहेगा आपके 5-6, लेकिन उसमें से केवल 2 ही लिखना है बस। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद कर लेना। याद करने का आप लोगों के ऊपर है, मैं तो आप लोगों को बता देता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों को तुरंत याद हो जाए, हमारे स्टूडेंट को तुरंत याद हो जाए, लेकिन अगर आप अच्छे से मन लगा के एकाग्रता से देखोगे तब याद होगा। ठीक है, बिना मन के नहीं याद होगा। अब आता है महत्वपूर्ण संधि। महत्वपूर्ण संधि में मैं आपको बात करता हूं सबसे पहले यणि संधि। देखो आपको मैं ये भी बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही संधि है, वो है यणि संधि। अगर आपसे क्लास 10 में कोई भी संधि पूछे तो बता देना यणि संधि है, और कोई भी संधि का नाम पूछे तो यणि संधि बता देना। जैसे 5 में आपको सबसे इंपॉर्टेंट संधि बता रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा। 5 पहला है हमारा प्रतिधन एकः। प्रतिधन एकः। प्रतिधन एकः को आप लोग क्या कह सकते हो? जल्दी से बताओ। प्रतिधन एकः को आप लोग प्रत्येकः कह सकते हो। ठीक है, ये ठीक है। अब एक बात याद रखना, अगर ये संधि कौन सा है तो यणि संधि है। एक ही संधि है तो यणि संधि ही होगा ना। अगला है यदि धन अपि। यदि धन अपि। यदि धन अपि को कहा जाता है यद्यपि। क्या कहा जाता है? यद्यपि। ठीक है, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी क्लियर करा देता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को टॉपर बनाऊंगा। सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप लोगों को जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर सब कुछ पढ़ाऊंगा।
ठीक है। अगला देखो तीसरा सुधन आगतम। सुधन आगतम का क्या होगा? स्वागतम। सुधन आगतम का स्वागतम, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया, स्वागतम। अगला देखो चौथा हमारा है पितृधन आदेशः। पितृधन आदेशः क्या क्या होगा? पितरः पितरः देशः, क्या होगा? पितरः देशः, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। पांचवा है हमारा लिरिधन आकृति ही, यानी कि लहकृति ही, ठीक है। तो ये हमारे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी संधि और आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही संधि है, वो भी है यड़ी संधि। तो आपका 5 मैंने सबसे इंपॉर्टेंट संधि बताया है जो इससे बाहर नहीं आएगा स्टूडेंट, मैं 100% कह सकता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर सब कुछ देखा और इसमें से 3 से 4 जरूर आते हैं। लिखना आपको 2 ही है, तो 3 से 4 आएंगे तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब हमारा अगला टॉपिक आता है महत्वपूर्ण संस्कृत अनुवाद। देखो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट संस्कृत अनुवाद बता देता हूं और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन इतने में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इनके रूल्स भी होते हैं, रूल्स अगर पढ़ना है तो कमेंट कर देना, ठीक है। देखो महत्वपूर्ण संस्कृत अनुवाद जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से सारा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि एक ही समझना, इंपॉर्टेंट तो सारा है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने लिया है कि वो बोर्ड एग्जाम में हिट ही कर जाए, ठीक है। तो रूल्स अगर पढ़ना है तो ज्यादा दिन लगेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे ऐसे करके मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा दूंगा। पहला, वृक्ष से फल गिरते हैं। वृक्ष से फल गिरते हैं तो इसको आप क्या लिखोगे? वृक्ष को संस्कृत में वृक्षात कहा जाता है। वृक्षात फलानी, देखो अब ये हमारा फलानी हो गया। वृक्षात फलानी पतंती। पतंती का मतलब होता है गिरते हैं, ठीक है। तो अब इसको आप थोड़ा सा याद कर लेना, वैसे अगर आप 2-3 बार याद करोगे तो याद ही हो जाएगा। वृक्षात फलानी पतंती, ठीक है। ये याद हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगला देखो, दूसरा हमारा है वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है। जो वाराणसी है वो गंगा के किनारे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप वाराणसी लिख लेना, वाराणसी, ठीक है। कहां स्थित है? गंगा के किनारे स्थित है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसको, वाराणसी गंगा के किनारे स्थित, तो वाराणसी गंगा, ठीक है। गंगा तटे स्थिता अस्ति, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, तीसरा, दान से कीर्ति बढ़ती है। दान से कीर्ति बढ़ती है, दान को आप दानेन कीर्ति, दानेन कीर्ति वर्धते, दानेन कीर्ति वर्धते, ठीक है। समझ में आ गया ना। अगला है सदा सत्य बोलना चाहिए। सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य वदेत, ठीक है। जैसे हमारे इंग्लिश में कुछ रूल्स होते हैं, वैसे आपका हिंदी से व्याकरण बनाने के लिए कुछ रूल्स, हिंदी से संस्कृत में बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण संस्कृत अनुवाद है, ठीक है। अब लास्ट में मैं आपको एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 6 नंबर का टॉपिक बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको निबंध लिखना नहीं आता है तो कमेंट कर देना, अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निबंध कैसे लिखें, ठीक है। एक कमेंट करना है आप लोगों को और मैं आप लोगों के लिए बनाने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो एक लाइक भी कर देना अगर कमेंट करोगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण निबंध, सबसे पहले हम आपको बताएंगे राष्ट्र प्रेम की भावना। ये सारे इंपॉर्टेंट निबंध हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। राष्ट्र प्रेम की भावना को जरूर तैयार कर लेना। दूसरा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर भी निबंध आप लोगों को तैयार कर लेना है। तीसरा है वृक्षारोपण, वृक्षारोपण पर भी निबंध तैयार कर लेना। चौथा है बेरोजगारी की समस्या, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड 5वां है विज्ञान वरदान या अभिशाप।
तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया जितने भी आपके इंपॉर्टेंट निबंध है, ठीक है। इन सबको आपको जितना मैंने निबंध बताया है इन सबको तैयार कर लेना। तो यहां से मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का देखो 8 टॉपिक बताया है, ठीक है। 8 टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में क्लियर करा दिया। अब आप लोग ऐसे ही मैं आप लोगों को और सारा वीडियोस लाऊंगा ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग अपना सिलेबस खत्म कर सको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ सको। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अगर जितने बच्चे देख रहे हैं आप लोग एक लाइक जरूर कर देना और एक शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना 8 टॉपिक बिल्कुल पक्का कर लें। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।